देखो चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले समझ लो, और इसका एक रिलेटेड टॉपिक जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़ लिया है। तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी उनमें यूज होता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो जैसे कोई भी हमारे डेली लाइफ में कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, तो उसमें उसके कितने परसेंट चांस हैं होने के और नहीं होने के। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हमें उनका आंसर निकालना है कि पॉसिबिलिटी क्या है किसी इवेंट के होने की, तो वो पॉसिबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो हमको समझ में आ जाएगा कि जैसे एक कॉइन है, और अगर हमने वो कॉइन थ्रो किया तो कॉइन को थ्रो करने पर टू केसेस हो सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड या टेल में से कोई भी आ सकता है, पर आएगा एक ही। तो अगर हमें ये पता करना है कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी के रूल से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टेल आने के चांसेस कितने हैं वो निकाल सकते हैं। वैसे दोनों के 50-50 होंगे, तो 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक डाइस थ्रो किया। डाइस में क्या होता है, डाइस तो देखा होगा ना, लूडो स्नेक एंड लैडर खेला होगा, आजकल तो मोबाइल में खेलते हैं। खैर डाइस तो उसमें भी होता है। तो वो डाई भी बोलते हैं उसको, डाइस भी बोलते हैं। तो वो डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। अब जैसे मैंने डाइस लेके और तुमसे पूछा बताओ कितना आएगा, तो तुम श्योर हो कि जो तुम बोलोगे वही आएगा 100%, या ऐसा पक्का है कि जो तुम बोल दो वही आ जाए? वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब थ्रो करेंगे तो रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, 1 से लेके 6 तक ऑप्शन कितने, 6। जब वो डाइस गिरेगा तो कंप्लीट कितना होगा, एक। तो अब 6 में से कोई एक रिजल्ट कंप्लीट हो रहा है, तो उसके चांसेस होगा 1/6। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी को सीखते हैं, उसके फॉर्मूले और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी एक मीनिंग क्या है, यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग है मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी we study about the uncertainty of such questions in which one or more than one results are possible। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें एक या एक से ज्यादा रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कोई एक ही होता है। अगर उसको हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को पढ़ना होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, और जो रिजल्ट है वो टोटल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होते हैं। एक एग्जाम्पल भी लिखा है, ऑन टॉसिंग अ कॉइन द रिजल्ट विल बी हेड और टेल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझ में आया। और एग्जाम्पल दूं, जैसे एक बैग है, उस बैग में ब्लैक वाइट और रेड 3 कलर की बॉल्स हैं। अब आप बॉल निकालोगे तो जिस नंबर की बॉल की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसके चांसेस, और जिसके कम होगी तो कम चांसेस होंगे। तो यहाँ पर भी जो इवेंट है उसके रिजल्ट कितने, एक से ज्यादा। बॉल रेड, एक बॉल आपने निकाली, वो ब्लैक भी हो सकती है, वो वाइट भी हो सकती है, और वो रेड भी। तो ऑप्शन एक से ज्यादा है, पर जब बॉल निकालोगे तो वो कंफर्म किसी एक कलर की होगी। तो ऐसी चीजों को स्टडी हम किस में करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, अगली हेडिंग है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जब कोई ऐसा कुछ वर्क होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक से ज्यादा रिजल्ट होते हैं, उन सभी रिजल्ट के चांसेस इक्वल होते हैं। एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूसेस डेफिनेट रिजल्ट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। डेफिनेट रिजल्ट है कि ये आ ही सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि डाइस को थ्रो करें
और डाइस में 1 से 6 तक तो डेफिनेट है ना कोई आएगी। अभी हम बात कर लें 8 9 10 11, तो वो तो कोई उसमें पॉसिबिलिटी आई नहीं। तो उसमें कुछ जो रिजल्ट है वो डेफिनेट है ना, कि 1 से 6 तक के रिजल्ट डेफिनेट है। अच्छा, इफ ईच ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द आउटकम इज नॉट यूनिक बट मे बी एनी ऑफ पॉसिबल आउटकम। यूनिक का मतलब ये होता है कि डाइस पे 1 से 6 तक नंबर नहीं हो, एक से ही हो, तो यूनिक हो गया कि सब पे 1 ही लिखा हुआ। 1 से 6 तक है, इसका मतलब है नंबर अलग अलग है। कॉइन में दोनों तरफ हेड हुआ तो वो यूनिक हो गया, लेकिन हेड और टेल है तो वो यूनिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, बट मे बी एनी ऑफ पॉसिबल आउटकम देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है कि आप कॉइन या डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें से जो भी रिजल्ट आएगा वो कंफर्म है कि हेड या टेल में से आएगा या 1 से लेके 6 तक आएगा, है ना। तो जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें कोई एक रिजल्ट कंफर्म होता है और रिजल्ट ऑप्शन एक से ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल थ्रोइंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन या थ्रोइंग अ डाई। कॉइन को टॉस करना या डाई को थ्रो करना, ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सैंपल स्पेस। तो एक बेस ले लेते हैं। अब मैंने बेस मान लिया है कि मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं, तो थ्रोइंग अ डाइस क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब उस थ्रोइंग अ डाइस के सैंपल स्पेस क्या होते हैं। तो जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट हो सकते हैं पॉसिबल, उन सब के सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसको एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक डाइस को थ्रो करेंगे, ऑन थ्रोइंग अ डाई, सैंपल स्पेस क्या होंगे। तो सैंपल स्पेस एस में क्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। आया समझ। यानी सैंपल स्पेस उस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका सेट है, सैंपल स्पेस एस। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सैंपल पॉइंट्स। सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यू आ रही है, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, उनको काउंट कर लो तो सैंपल पॉइंट हो जाता है। कितने सैंपल पॉइंट है, 6। ठीक है, समझ आ गया। सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस। एक फाइनाइट सैंपल स्पेस होता है और एक इनफाइनाइट। जैसे डाई को थ्रो कर रहे हैं और जो सैंपल स्पेस का सेट है ये कैसा है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट है। अगर मैं कहूँ ये बोलता हूँ कि कोई भी एक ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत सारे हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सेट अगर सैंपल स्पेस में आ रहा है तो वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो अगर सीधी बात है, अगर सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट एलिमेंट है तो फाइनाइट। इवेंट क्या होता है ये बहुत ध्यान से समझना है। जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसके सैंपल स्पेस होते हैं एस, यानी उसमें जितने भी रिजल्ट हैं उन सबको इकट्ठा कर लो, एस को बना दो। उस सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट होंगे वो इवेंट होते हैं। एवरी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इसका मतलब है कि जो इवेंट होता है ना वो सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाई को थ्रो किया था
तो सैंपल स्पेस क्या था, 1 2 3 4 5 6। अब इससे इवेंट बनाना है, तो मैंने कहा कि इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर का इवेंट कौन सा हो जाएगा, डाई को थ्रो करने पर इवन नंबर का इवेंट कौन कौन से हैं, 2 4 6। तो ये इवेंट हो गया। क्या ये इसका सबसेट है, इसमें से बना हुआ है। अगर मैंने और इवेंट कोई बनानी है तो तुम बताओ क्या लिख सकते हो, और इवेंट क्या हो सकती है इसमें, ऑड नंबर, और बताओ, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो डाई को थ्रो करने पर 4 से ग्रेटर दो ही नंबर आ सकते हैं, 5 6। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं कि नहीं। ऐसे सैंपल स्पेस में जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लग जाती है तो उन कंडीशन को बोलते हैं इवेंट। उन कंडीशन से रिलेटेड जो एलिमेंट बन के आते हैं वो इवेंट होते हैं। आ गया समझ में। इवेंट किस में से बनेंगे, हमेशा सैंपल, और सैंपल स्पेस किस में होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट में। ठीक है। आगे एक लाइन लिखी हुई है इसमें, द एम्प्टी सेट फाई इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड एस इज कॉल्ड अ श्योर और सर्टेन इवेंट। इसको भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे अगर डाई को थ्रो करें और मैंने बोला कि इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, तो क्या 7 इसमें है, तो ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि 7 वाले एलिमेंट का सेट बनाओ, तो एम्प्टी सेट आएगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट 5 से। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो ये श्योर इवेंट है कि नहीं। क्यों, डाई को थ्रो करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो 7 से कम होगा और नेचुरल नंबर होगा, तो 7 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट यही तो हो जाएगा। तो ये श्योर इवेंट है। और श्योर इवेंट क्या होता है, एस, श्योर और सर्टेन इवेंट। समझ आ गया। अब क्या है, टाइप्स ऑफ इवेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट को समझ लें। इवेंट के टाइप क्या है, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों डेफिनेशन एक साथ समझ लो। अगर किसी इवेंट में एक एलिमेंट आ रहा है तो वो क्या है, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। और एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही हैं, तो वो क्या होती है, कंपोजिट इवेंट। ठीक है। अगर सैंपल स्पेस एस में ओनली वन एलिमेंट आ रहा है तो वो क्या है, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। और इफ सैंपल स्पेस एस कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट इवेंट। ठीक है। श्योर, ये तो बता ही दिया, श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट कौन सी होंगी, जिसमें पूरा सबसेट जो है इवेंट में जो एलिमेंट है वो किसके आ जाए, सैंपल स्पेस। जब इवेंट के सारे एलिमेंट किस में हो, सैंपल स्पेस में हो, तो वो क्या हो जाएगा, श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एंड गेटिंग अ हेड और टेल इज अ श्योर इवेंट। या मैं तुमसे और एग्जांपल पूछ सकता हूँ, जैसे एक बैग है, उसमें रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है। अब आपने एक बॉल ड्रॉ करी, तो आप बोल दो कि ये रेड आएगी या फिर ब्लैक आएगी, तो ये कैसा इवेंट है, श्योर। और अगर ऐसे बोल दे वाइट आएगी तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ वही आ गई इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में तो आई गया। ऐसे इवेंट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ऐसा इवेंट जिसका होना पॉसिबल नहीं है, जो ना हो सके किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, कोई ऐसी बात जो कंप्लीट ना हो, उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अगला क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, जब टू इवेंट के होने के चांसेस बराबर है ना, कोई भी टू इवेंट के,
तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे कि कॉइन या डाइस है, अब कॉइन पे हेड या टेल आने के चांसेस बराबर हैं कि नहीं, क्या अलग अलग है, बराबर है। ऐसे ही डाइस पे कोई भी नंबर आने के चांस 1/6, 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो चांसेस क्या है, 1/6। तो ऐसे इवेंट जिनके होने के चांसेस इक्वल हो, एग्जैक्ट हेड और टेल आने के चांसेस है 50-50%, तो ये क्या हो जाएंगी, इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, अगला क्या है, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है कि इफ द अकरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 इवेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर, या फिर दो इवेंट ऐसी हैं जो एक साथ हो रही हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। कोई भी 2 इवेंट एक साथ हो तो उसको कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। जैसे कि हमने अगर 2 डाइस को थ्रो किया, तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे और वो गिरेंगे तो दोनों पे ही नंबर आएंगे। तो फर्स्ट डाइस पे जैसे हमने कहा इवन नंबर, सेकंड डाइस पे ऑड नंबर, तो ये कैसे इवेंट हो जाएंगे, कंपाउंड इवेंट, क्योंकि वो एक साथ आ रहे हैं। अगर 3 कॉइन है, 3 कॉइन को थ्रो करके कॉइन गिरेंगे तो तीनों पे किसी पे हेड आएगा, किसी पे टेल आएगा, तो इस तरह के इवेंट क्या होंगे, कंपाउंड। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट के होने के चांसेस बराबर होते हैं तो उसको इक्वली लाइकली इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, किसी भी इवेंट का अपोजिट इवेंट। जैसे अगर किसी इवेंट के हैपनिंग के इवेंट ए है तो नॉट हैपनिंग का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश और नॉट ए, दो सिंबल है, ए ये नॉट ए, ए पे बार लगाए ना, इसको नॉट ए और ए की पावर सी कॉम्प्लीमेंट्री, और ए डैश भी लिखेंगे इसमें। तो अगर किसी इवेंट के हैपनिंग ऑफ इवेंट ए है तो नॉट हैपनिंग का क्या हो जाएगा, नॉट ए या ए डैश, और नॉट हैपनिंग को ही क्या बोलेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जस्ट किसी के अपोजिट कोई बात करें। जैसे 2 स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू देने गए, तो अगर कोई स्टूडेंट एक सिलेक्ट होता है तो सिलेक्ट होना जो इवेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, नॉट सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट नहीं हो। ऐसे कॉइन है, कॉइन पे हेड आ रहा है तो हेड के कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ऐसे डाइस को थ्रो किया तो इवन नंबर है, इवन नंबर के कॉम्प्लीमेंट्री ऑड नंबर। ऐसे एक इवेंट बोला कि इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 ऑन थ्रोइंग अ डाई, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग 4, मतलब 1 2 3 5 या 6, ये क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट। आ गया समझ में। कोई भी डाउट, कुछ क्वेश्चन बीच में बन रहे हो तो पूछते चलना, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है, अगर कोई 2 इवेंट इस तरह से हो रही हैं कि एक इवेंट के कंप्लीट होने से या नहीं होने से दूसरे इवेंट के कंप्लीट होने या नहीं होने पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, सच दैट 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सोनू और मोनू इंटरव्यू देने गए। अब इंटरव्यू दिया तो सोनू सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये मोनू के सिलेक्शन पर डिपेंड करता है क्या, या मोनू सिलेक्ट होगा या नहीं होगा ये सोनू के इंटरव्यू पर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है ना। तो दोनों का सिलेक्शन कैसा है, इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। व्हेन 2 इवेंट्स आर नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, और नॉट डिपेंड से मतलब है यहाँ पे कि उनके होने या नहीं होने की जो चांस है, इवेंट है, उसका दूसरे इवेंट से कोई भी रिलेशन ना हो। आ गया समझ में, नहीं आया है, इंडिपेंडेंट इवेंट व्हेन इवेंट्स नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, डेफिनेशन एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। 2 इवेंट A1 and A2 आर सच दैट occurrence of one of them does not depend on the occurrence of other, then event A1 and A2 are called
इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट तो समझ ही गए होगे फिर, अगर कोई टू इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो डिपेंडेंट ही होंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है? एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसे होते हैं जब दो या दो से ज्यादा इवेंट ऐसे हों कि उनमें से एक, जैसे 3 इवेंट है तो उनमें से एक, कोई ना कोई एक, 4 इवेंट है उनमें से कोई ना कोई एक होने के चांस 100% है। अगर कुछ ऐसे इवेंट दिए हैं कि उन इवेंट में से कोई ना कोई इवेंट डेफिनेटली कंप्लीट होनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कॉइन डाइस थ्रो करते हो तो डाइस थ्रो में अगर हम बोलेंगे कि 1 से 6 तक जो नंबर आते हैं उनके इवेंट की अगर हम बात करें, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 और 2 और 3 और 4, तो इनमें से एक ना एक नंबर आएगा कि नहीं आएगा? और अगर 1 से 7 तक बात करें तो 7 नहीं आएगा, कोई आएगा कोई, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। आया समझ में? एग्जॉस्टिव इवेंट वो होते हैं जिसमें से एक ना एक इवेंट डेफिनेटली अकर्स, होना जरूरी है। ऐसे नहीं होगा कि वो इवेंट हो ही नहीं रहा। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? ये डेफिनेशन थोड़ी गलत लिखी हुई है, इसमें होगा टू इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर। कैन नॉट यहां पे लिख देंगे अकर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होती है जो एक साथ नहीं हो पाती हैं। अगर 2 इवेंट एक साथ नहीं हो तो उनको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे आप कॉइन डाइस थ्रो करते हो तो डाइस पे इवन और ऑड नंबर आ जाएंगे एक साथ, है? आ जाएंगे क्या? हेड या टेल कॉइन पे आ जाएंगे एक साथ? नहीं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होती हैं जिनमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती है, यानी जिनका ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है? 5। अगर कॉमन होगा तो उन्हें इवेंट होने के चांस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कॉइन के लिए, डाइस के लिए मैंने लिखा कि 4 से लेस नंबर का इवेंट ए है। इवेंट ए क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। और बी क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। और सी क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब बताओ कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन सी नहीं है? अरे जिनमें कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, वो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है, कॉमन आ रहा है ना इनमें। ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए। किस किस का ए इंटरसेक्शन बी 5 है? बी और सी का। तो जिसका ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा वो उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आगे समझ में? और इसमें क्या लिखा हुआ है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव में बताया था कि अगर दोनों में से एक ना एक हो, तो यहां पर ये दोनों इवेंट देखो, बी और सी। अब आप कॉइन थ्रो करोगे, वो डाइस सॉरी, तो या तो 2 4 6 आएगा या फिर 1 3 5। तो ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। क्या ए और बी एग्जॉस्टिव है? ए और बी 1 2 3 और इधर 2 4 6 5 आ गया, तो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव की एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं तुमको। अगर दो इवेंट को इकट्ठा करके सैंपल स्पेस पूरा हो जाए तो वो एग्जॉस्टिव होती है। दोनों इवेंट को लेके यूनियन करो और उनका यूनियन क्या आ जाए? एस। तो बताओ इन दोनों का यूनियन एस होगा क्या? नहीं होगा। और इन दोनों का यूनियन
1 2 3 4 5 6, तो बस जिसका यूनियन लें और वो सैंपल स्पेस आ जाए तो वो क्या है, एग्जॉस्टिव। और इंटरसेक्शन लें और वो क्या आ जाए, 5, तो वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी, तो उन्हीं को तो बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड। ये डेफिनेशन ज्यादा ऐसे जरूरी नहीं है, ये दोनों आती है ना तो बस ये ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट पूरा हो गया। अब आ जाओ डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कुछ पहले पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, जैसे कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कोई भी, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के किसी इवेंट के फेवरेबल केस और सैंपल स्पेस के टोटल नंबर ऑफ केस का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऑफ एन इवेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो किसी भी इवेंट के फेवर में कितने केस हो रहे हैं और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में कितने केसेस हैं या रिजल्ट है, केसेस या रिजल्ट एक ही बात है, इनके रेशियो को ही क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अभी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, अगर मैं इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछता हूं तो यहां पे क्या होगी, इवन नंबर आने के फेवरेबल केस कौन कौन से हैं, कितने हैं, 3, और टोटल डाई को थ्रो करने पर टोटल केसेस रिजल्ट 6, तो 3/6, तो 1/2 है ना। ऐसे 3 से स्मॉलर नंबर, तो उसके फेवरेबल केस क्या है, 3 से छोटे नंबर डाई में, सब नहीं बोल रहे हैं, 1 और 2, 3 से छोटे नंबर तो फेवरेबल केस, और टोटल तो कितना आया, 1/3। ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या हुआ, कुछ पूछना है पूछ लो, अरे पूछ लो, कोई बात है। तो ऐसे मैं पूछता हूं ना और तुम बताते नहीं हो, तो ऐसे फिर तुम पूछोगे मैं भी नहीं बताऊं है ना। और तुम ये जो बीच में मान लो इधर उधर की बातें करने लगते हो, तो मैं भी प्रोबेबिलिटी के बीच में फिर इधर उधर के टॉपिक ले आऊंगा। हाँ, 12th का एक टॉपिक बीच में ही 2 लाइन समझाने लगूंगा तुमको, सर ये क्या हो रहा है, ये जो तुम कर रहे हो वो हम कर रहे हैं, बस। तो प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी नंबर 1 ये होती है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से बड़ी नहीं आएगी। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी नेवर बी ग्रेटर देन 1। क्यों, इसलिए क्योंकि यहां पर जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो में सैंपल स्पेस में से ही तो फेवरेबल केस बनते हैं, तो वो या तो उसके इक्वल हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। ऊपर एन की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो सकती। कि पता चला एन ए में 1 से लेके 7 केस हो गए और एन एस में 6 है, तो 7 का डाइस में अलग से बन के आ गया क्या, कि प्रकट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, और मिनिमम कितनी होगी, 0। 0 मतलब इवेंट नहीं हो रही, जैसे डाइस पे 7 नहीं आया तो इम्पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी 0। और आपने कहा कि 7 से छोटा नंबर आया तो श्योर इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी 1। अब 1 से ज्यादा कैसे हो जाएगी, जैसे कॉइन को थ्रो किया, हेड या टेल आ गया, तो हेड या टेल आ गया तो दोनों में से एक ही आना है। अब तुम कहो कि हेड या टेल बहुत ज्यादा आ गए, बहुत भयंकर वाले हेड और टेल आ गए, हेड और टेल भर भर के आ गए, तो वो क्या 100% से ज्यादा हो जाएगा क्या, 100% मतलब परफेक्ट हो गया कि हाँ ये हो, पर उससे ज्यादा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आएगी। तुम्हारा आंसर कभी 1 से बड़ा आ जाए तो समझ लेना कि गलत है, तुमने कुछ गलती कर दी है, कोई वैल्यू गलत हो गई है, कैलकुलेशन गलत हो। ठीक है, दूसरी बात,
ये तो बता ही चुका हूं मैं 2-3 बार। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और डेफिनेट श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट मतलब उसका नहीं होना, नहीं होना तो चांसेस 0, और श्योर इवेंट कंफर्म होना है तो 1। अच्छा, अगला ये थर्ड नंबर है प्रॉपर्टी कि किसी इवेंट की जो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है पी है और नॉट हैपनिंग की क्या पढ़ेंगे इसको, पी नॉट है, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग का जो सम है वो 1 होता है, पी ए प्लस पी नॉट ए इक्वल टू 1। अगर इससे हम पी ए की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस पी नॉट ए, और पी नॉट ए की वैल्यू निकालें तो इससे ये पता चलता है कि अगर हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालना है और नॉट हैपनिंग की पता है तो 1 माइनस कर दो, और हैपनिंग की पता है नॉट हैपनिंग की निकालना है तो भी 1 माइनस कर दो, एक से दूसरी वैल्यू आ जाती है। ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की? मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो इवेंट होती है ना वही रिपीट होती है, और उसके रिपीट होने में हर बार में ऐसा होता है कि कभी वो इवेंट कंप्लीट होती है, कभी वो इवेंट नहीं होती। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो उसके मैथमेटिकल डेफिनेशन से वो सॉल्व होगा। कैसे? मान लीजिए आप मेले में गए और आपने कहा मैं गुब्बारे फोड़ूंगा, अब उसने कहा कि मैं तो 10 निशाने लगाने के लिए दे रहा हूं, तो 10 में से मान लो आपने 6 टाइम हिट कर दिया, 4 टाइम ब्लैंक चला गया, तो वही एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ कि नहीं? बार 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 तुमने टारगेट हिट किया कि नहीं? कितनी बार किया? 10 टाइम्स। 10 में से किसी में आपको सक्सेस मिली और किसी में नहीं मिली। तो जब कोई एक्सपेरिमेंट या कोई इवेंट ऐसे होता है कि उसको कंप्लीट करने के टाइप क्या है? ए, और उसके फेल होने के टाइप क्या है? बी, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए? ए प्लस बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होगा? पास सक्सेस के टाइप फेवरेबल केस ए अपॉन टोटल ए प्लस बी, और नॉट हैपनिंग के पी नॉट ए बी अपॉन ए प्लस बी। समझ गए? जैसे मैंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 6 हिट किए, टोटल 10 थे, 4 हिट नहीं किए, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6 अपॉन 10, और नॉट हिटिंग की 4 अपॉन 10। आ गया समझ में? कोई डाउट, क्रॉस क्वेश्चन कोई? ये एडिंग भी पिछले वाले से ही रिलेटेड है। जब कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई इवेंट ए टाइप से हो रहा है और बी टाइप से फेल हो रहा है, तो ऑड्स इन फेवर का मतलब है हमारे फेवर की बात। जैसे ए टाइप में सक्सेस मिला और बी टाइप में फेलियर, तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा? ए टू बी, और ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा? बी टू ए। ए फेवर वाली चीज है और यहां पे बी अगेंस्ट वाली चीज है। तो जैसे आपने टारगेट 6 टाइम हिट किए और 4 टाइम नहीं किए, तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा? ऑड्स इन फेवर ऑफ हिटिंग द टारगेट 6:4, और ऑड्स अगेंस्ट ऑफ हिटिंग द टारगेट 4:6। आ गई बात समझ? ठीक है। ऑड्स इन फेवर समझ में आ गया? जब हमारे फेवर की बात पहले हो, अगेंस्ट की बाद में, और ऑड्स अगेंस्ट पहले हमारे अगेंस्ट की बात हो फिर फेवर की। ठीक है। इससे अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। जैसे अगर ऑड्स इन फेवर ए टू बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ए अपॉन ए प्लस बी, और बी रेशियो है तो नॉट हैपनिंग की आ जाएगी इससे बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है ये? तो इस तरह से हमने ये ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट समझ लिए।
अगला जो फॉर्मूला है नंबर 12, वो है एप्लीकेशन ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में परमिटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ होता है। वैसे तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, पर प्रोबेबिलिटी में कुछ ये पर्टिकुलर उसमें से सिलेक्टेड फॉर्मूले हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट वाले को समझे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा, ये आएगा आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स इक्वल टू एनसीआर। अगर टोटल एन डिफरेंट थिंग्स हैं और उसमें से आर थिंग को क्या करना है, क्या करना है, सिलेक्ट। सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और सिलेक्ट करके अरेंज करते हैं तो क्या होता है, परम्यूटेशन। तो अगर एन डिफरेंट थिंग में से आर थिंग सिलेक्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर। और एनसीआर को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस। ये कुछ वैल्यूज हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, इनको याद करो। एन सी वन एन होता है, एन सी वन एन होता है, एन सी जीरो वन होता है, एन सी वन एन, ये ठीक कर लेना। एन सी जीरो वन होता है, एन सी एन भी वन होता है, और एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं, वैल्यू छोटा करना है तो। जैसे कोई बड़ी वैल्यू होती है ना इस तरह की, ये लिखा हुआ है। तो अगर इस वैल्यू को रिड्यूस करना है ना, तो आप 20 माइनस 15 करके इसको क्या लिख सकते हैं, 5, ऐसे, ये फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेज इन विच एन पर्सन कैन सिट अराउंड अ राउंड टेबल। बताया था ना, सर्कुलर परम्यूटेशन। अगर एक राउंड द टेबल लोगों को बिठाना है, अरेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन माइनस वन, राउंड द टेबल के लिए। और नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट लेटर कैन बी पुट इनटू एन एनवलप। एन लेटर है और एन एनवलप है, उनमें रखना है, तो उसके नंबर ऑफ वे कितने होंगे, फैक्टोरियल एन। इसमें एक फॉर्मूला और लिखेंगे हम यहाँ पे, एक फॉर्मूला और लिख लेंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या एन डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। इन अ रो। तो अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट थिंग को एक रो में अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल। अगर एन पर्सन को राउंड द टेबल या एन डिफरेंट थिंग को राउंड द टेबल अरेंज करना है तो फैक्टोरियल एन माइनस वन। इसको बोलते हैं लीनियर परम्यूटेशन, इसको बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। जब एक लाइन में लगाते हैं तो फैक्टोरियल एन, जब राउंड द टेबल लगाते हैं तो फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज हो गया इसमें। अब देखो कुछ थ्योरम है ये प्रोबेबिलिटी की, और ये बिल्कुल प्रूफ की गई है यहाँ पे। वैसे मैं इसको प्रूफ करके सॉल्व करके बताता, पर यहाँ पे है ये, तो अब हम इसको समझ लेंगे कैसे। सेट पढ़ा है सबने, सेट सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो, एक वेन डायग्राम बना लिया, और इस वेन डायग्राम में ये टू इवेंट ले ली, एक इवेंट ए ले ली और एक इवेंट बी। ये टू इवेंट है ए और बी, और ये जो बीच में इनके कॉमन पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो पूरा है इसको क्या बोलते हैं, ये वाला, ये पूरा क्या है, ये क्या है पूरा, ए यूनियन बी। ये पूरा ए यूनियन बी है, ऐसे ही है ना। तो अभी सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था कि ए यूनियन बी इक्वल टू
फॉर टू एनी टू सेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसी तरह से कोई टू इवेंट है और दोनों में से एनी वन इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हैपनिंग ऑफ एनी वन इवेंट, तो हैपनिंग ऑफ एनी वन का मतलब होता है आइदर ए अकर्स और बी अकर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे खास बात क्या है कि इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन भी होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट भी होंगे तब ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हुआ, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन को और करके भी लिख सकते हैं। अब आगे की बात सुनो, अगर ये दोनों ऐसी इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर होंगी ना, तो इन दोनों इवेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी जैसे ही 5 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। तो ये कौन सी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनका ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है। ठीक है, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस केस में पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे देखें सीधा, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि ये फॉर्मूले में हमने पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या रखी, 0। ये 0 रखा तो पी ए यूनियन बी क्या आया, पी ए प्लस पी बी। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, पी ए और बी। तो पी ए और बी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी। फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, अगर दो इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और अगर ऐसी 3 इवेंट हुई तो 3 इवेंट हुई तो, और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए और बी और सी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। आ गया समझ में, दो चीजें समझनी है बस, एक ये और एक ये। डायग्राम तुम्हारे सामने मैंने बनाई थी। ठीक है, और इसमें एक चीज और ये भी देख लेना कि अगर हम यूनियन को इधर ले लेते हैं तो इंटरसेक्शन लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा अगर मैं इंटरसेक्शन लेफ्ट में लेता हूं तो, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस, तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, और अगर इधर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे ये कुछ थ्योरम है यहाँ पे। ये तो पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि अगर किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए और पी नॉट ए। तो अगर पी ए की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस पी नॉट ए कर लो, और अगर पी नॉट ए की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस पी ए कर लो, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये जो फॉर्मूला है ना, इसको भी मैं वन डायग्राम से क्लियर करता हूं। देखो जैसे ये 2 इवेंट है ए और बी, तो डिफरेंस ऑफ सेट बताया गया था, ये इंटरसेक्शन पार्ट है इनका, ये है इंटरसेक्शन। अब ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ए माइनस बी बोलेंगे इसको। क्या ये वाली जगह ए माइनस बी है, ए में से बी हट गया ना, और ये वाली क्या है, बी माइनस ए, ये बी माइनस है, समझ रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ये है ए माइनस बी, और ये जो पार्ट है ये है, तो ए माइनस बी आया कैसे, इस पूरे ए में से किसको, वाइट को हटाया है ना। तो ए माइनस बी कैसे आता है, जब ए में से किसको हटाते हैं, और बी माइनस ए कब आता है, जब बी में से किसको हटाते हैं,
ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a, b नहीं होगी, सिर्फ a, और b माइनस ए का मीन्स होता है ओनली b। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, पी ए माइनस बी को पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी लिख सकते हैं। और ये अगर याद ना रहे तो इससे ये तो तुम बना ही लोगे ऐसे, देखो पी ए माइनस बी इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही तो समझाया मैंने कि इस ए में से किसको हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ये वाला बना हुआ है, देखो पी बी माइनस ए, पी बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये नॉट है इस लाइन से छुप गया है, तो पी बी इंटरसेक्शन नॉट है, या इसको क्या लिखेंगे, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पी ए माइनस बी जो प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, अकरेंस ऑफ ओनली ए, और पी बी माइनस है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली बी। ये बात समझ रहे हो? अगर तुमसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि टू इवेंट हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ए और बी के सेट भी दिए हुए हैं, और तुमसे पूछे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली ए, तो तुमको ए में से ए इंटरसेक्शन भी सबट्रैक्ट कर देना है। ओनली बी का पूछेंगे तो बी में से ए इंटरसेक्शन भी। जैसे दो ग्रुप है या एक ग्रुप है, एक बॉयज का ग्रुप है और वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, तो कुछ ऐसे हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हॉकी एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ओनली हॉकी वाले प्लेयर, ऐसे प्लेयर हु प्लेज ओनली हॉकी, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि हॉकी वाले जो प्लेयर होंगे उसमें से जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते होंगे वो माइनस करने पड़ेंगे। ऐसे अगर ओनली फुटबॉल वाले पूछेंगे तो ओनली फुटबॉल में टोटल फुटबॉल वाले जो होंगे उसमें से दोनों हॉकी फुटबॉल वाले माइनस, ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? ये पैक ऑफ कार्ड से रिलेटेड है ये डायग्राम। जैसे क्या होता है कि जैसे जो पैक ऑफ कार्ड है, तो वो हिंदी में तो जानते हैं बच्चे कि ताश की गड्डी है, उसमें ईंट के पत्ते होते हैं, चिड़ी होते हैं, पान के पत्ते होते हैं, हुकुम के होते हैं। पर इंग्लिश मीडियम में वो हिंदी लिख के नहीं आएगा, इंग्लिश की अलग प्रोनाउंसिएशन है उसके। टोटल 52 कार्ड होते हैं पैक ऑफ कार्ड, उसमें 4 सूट होते हैं, ये 4 सूट होते हैं। कौन कौन से? स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 डायमंड और 13 हार्ट। स्पेड यानी हुकुम के पत्ते, क्लब यानी चिड़ी। ये बना हुआ है, देखो डायग्राम ये बने हुए हैं, ये हुकुम का होता है सिंबल, हार्ट पान का, ये डायमंड ईंट का, और क्लब चिड़ी का। तो 13 होते हैं। कलर बताए गए, स्पेड का कलर क्या है, ब्लैक, क्लब का ब्लैक, डायमंड रेड और हार्ट रेड। अगर आपसे पूछे ब्लैक कार्ड कितने हैं, तो 26, रेड कार्ड कितने हैं, 26। ठीक है, ये बाकी सब वो डिटेल बताइए। द कार्ड ऑफ ईच सूट आर एस, किंग, क्वीन, जैक, और ये बाकी सब नंबर डले होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 के बाद किंग, क्वीन, जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड। फेस कार्ड जिनमें, हाँ फेस बना होता है, पिक्चर होता है जिनमें, तो पिक्चर वाले कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। फेस कार्ड होते हैं 12, 12। 4 किंग, 4 क्वींस और 4 जैक। गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है, ये डिटेल समझ में आ गए पैक ऑफ कार्ड से रिलेटेड। और ऑनर कार्ड 16 होते हैं, ऑनर कार्ड।
कौन कौन से होते हैं ऑनर कार्ड? 4 एसेस, 4 क्वींस और 4 जैक्स, ये ऑनर कार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये पैक ऑफ कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। कुछ इसमें डाउट है? नाम सब ध्यान रख लेंगे और किसके कितने डिटेल है वो ध्यान रख लेंगे, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, डाइस से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड और पैक ऑफ कार्ड से रिलेटेड ज़्यादा प्रायोरिटी में रहते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन पे बन जाते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है।